आज हमने वाइस प्रेसिडेंट को स्टडी करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ज्ञात होगा लास्ट क्लास पे जो हमने बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में, उसके बाद मैंने आपको कुछ कंटेंट दिया था होमवर्क के लिए कि आपको वो चीज कंप्लीट करनी थी। आपको मैंने नोट्स भी सेंड किए थे, याद होगा आप लोगों को, आपने टेलीग्राम चेक किया होगा। तो साथ ही साथ मैंने आपको कहा था होमवर्क में कि आप लोग पढ़ के आइएगा राष्ट्रपति। जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप राज्य के स्तर पर जो राज्य कार्यपालिका है वहां पर राष्ट्रपति के समांतर राष्ट्रपति के तरीके से ही आप समझ लीजिए लगभग वैसा ही हुबहू राज्य में जो पद होता है वो किसका होता है, राज्यपाल का पद होता है ना। जैसे यूनियन में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं तो स्टेट में किसको देखते हैं हम, गवर्नर को। जो फंक्शंस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं एट द लेवल ऑफ यूनियन, वही फंक्शंस को, उन्हीं कार्यों को संपादित करते हैं राज्यपाल राज्य के स्तर पर। तो मैंने कहा था आप तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा, इससे आपको अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं आप लोगों ने कितना अध्ययन किया या नहीं किया। जो भी किया आपने जरा ध्यान से देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, डेट क्या हो गई भैया, आज 5 जून, पर्यावरण दिवस भी आज 5 जून आज तारीख है। हम लोग पढ़ रहे हैं भाई भाग 5 पार्ट 5। इसका नाम क्या है भाई, यूनियन, संघ। और संघ के अंतर्गत जो हमारा विषय चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है, संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कहां से कहां तक अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 52 से 78, 78, 52 टू 78। और इस है पढ़ा था ना आपने सब। और इसमें जो ऑफिस हमने पढ़ा था पहला क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और आज जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति पर हम बढ़े, उपराष्ट्रपति तो खैर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उपराष्ट्रपति पर हम बढ़े। हम पहले एक बार तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेंगे राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। साथ ही साथ राष्ट्रपति की शक्तियां आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, कुछ शक्तियों की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान से देखिए, हमने राष्ट्रपति के बारे में जब अध्ययन किया था तो राष्ट्रपति की बहुत सी शक्तियों को मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कुछ अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 108 आप ध्यान रखिए, 110 ध्यान रखिए, 111 ध्यान रखिए, 112 ध्यान रखिए। इसके अलावा मैंने आपको और क्या बता रखा है, आर्टिकल 72 आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है आर्टिकल 85, 87 आपको बताया था, ध्यान रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 143 ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। इसके अलावा आर्टिकल 280 भी ध्यान रख सकते हैं, वित्त आयोग जिसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको इन सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। एटलीस्ट आप 2-3 बार रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इन्हीं सब में जरा आप मुझे बताइएगा फटाफट से, इनमें से कोई भी बताओ कौन सी पावर है। आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, इनमें से बताओ कौन सी पावर है, कोई सी भी बता दो, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बताओ। ये जितने आर्टिकल लिखे हुए हैं ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है कहीं ना कहीं। बताओ कोई सा भी आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन दो मुझे। 72, 108, 110 क्या है इनमें सब में, 111 क्या है ये। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, वेरी गुड वेरी गुड, क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, सो कोई और बताओ आप। देखो इतने सारे आपके सामने, कितने सारे ऑप्शन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑप्शन कम होते जाएंगे क्योंकि एक एक कोई बताता जाएगा। है 111 क्या है, 111 में क्या है, 111 में है संसद द्वारा पारित, सही बोल रही हो, संसद द्वारा पारित क्या, विधायकों कि विधेयकों, विधेयकों क्या, विधेयकों क्या, संसद द्वारा पारित विधेयकों में क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, क्या कर सकते हैं, सहमति प्रदान करना। तो क्या बोलते हैं इसको, वीटो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर। यहां पे आप देखेंगे
ठीक, और यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर। ठीक है, आप बताइए मुझे सर कोई इसमें से कोई भी आर्टिकल। 280 में क्या है भाई? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, और आप तो आपका फर्स्ट डे है, आप लोगों को तो कुछ पता नहीं होगा, आप कोई और बता सकते हैं क्या? फांसी की सजा रुकवा सकता है तो कौन सा आर्टिकल है वो फांसी की सजा वाला? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 को बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिया कोई भी एक इसमें से एक्सप्लेनेशन दो। 108, 110, 112, 123, 143, कोई सा भी एक। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वेरी गुड, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, बहुत बढ़िया। किरण आप बताइए कोई। सर 108 सर, जैसे ही दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो उसके लिए सर वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं सर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लावा LX 0 LXX 503, आप बताइए बेटा कोई, कौन सा आपको इसमें से आर्टिकल के तहत पता है क्या शक्ति है राष्ट्रपति की, कोई बताइए। हेलो लावा जी, आपका नाम तो आ नहीं रहा यहाँ पे, आपका मोबाइल नंबर वही आ रहा है, मोबाइल का जो आपका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी जी सर, मेरा नाम आराधना द्विवेदी है। अच्छा मैडम बताइए इनमें से कोई भी एक। सर ये मेरी पहली डेमो क्लास है, मैंने अभी आज ही ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा पहला दिन आपका, कोई बात नहीं, चलिए। जी सर, जी सर, सर। इसका अपना लेकिन नाम सर मुझे करेक्ट पता है 356 में सर भारत मतलब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। वेरी गुड, वेरी 356 गुड, आर्टिकल। बहुत बढ़िया। जी सर। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इन द जी स्टेट। वेरी गुड, फर्स्ट डे आपका, बहुत बहुत जी आपने सर, अच्छा आंसर दिया। श्रुति बहुगुणा थैंक यू जी, सर। श्रुति बहुगुणा जी, यस यस श्रुति, इनमें से कोई भी बताओ। श्रुति 110, 112, 143, 352, 356। श्रुति आप सुन रही है मुझे? कोई सा भी बता दीजिए आप इसमें से, कौन सा आपको पता है, जो भी पता है, इसके अलावा भी कोई पता है तो बता दो। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर 112, सर 112, 112 में, सर 112 में जो मतलब साल भर का जो वो होता है फाइनेंस से रिलेटेड। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? 112 में क्या? सर जो साल भर का मतलब वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है वो होता है। अच्छा साल भर का क्या, कहीं से पढ़ रही हैं आप तो बताइए क्या शब्द लिखा है उसके लिए? बजट शब्द लिखा है? कहीं से पढ़ रही हैं आप, अगर किताब से या नेट से? बजट शब्द लिखा है 112 में, या वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है? वहां पे क्या लिखा है? मैंने अपने अपने नोट्स में, अपने नोट्स में भी आपने मेंशन तो किया होगा ना। 112 में क्या है बेटा? 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बजट बोलते हैं, जो हर साल प्रस्तुत किया जाता है। संघीय बजट 112 में निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को पेश किया था, अब अगले साल 1 फरवरी को पेश होगा, है ना? तो हर वित्त वर्ष का बजट जो आता है 112, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन बचा भाई? श्रुति बच गई, श्रुति का आज नाम नहीं आया ना, श्रुति तो हो गई, क्या नाम है इनका? दीप्ति, दीप्ति है नहीं अभी। दिया, दिया आपने बोला ना? आपने नहीं बोला। दिया आप बताओ बेटा, दिया इनमें से कोई एक बताओ। सर अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। इसमें 110 में 110 में धन विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूरा सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए इसके अलावा वतन सिंह जी, वतन सिंह जी आप बताइए बेटा कोई। सर 143 में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। हाँ, परामर्श शक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत ये आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधिक मामले में सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और कौन बच गया? और कौन बताएगा अभी? स्वर्णिमा रिठवाल जी, इनमें क्या है? 352 में क्या है?
ये 356 में तो हो गया 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय आपातकाल। और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, बहुत बढ़िया। अब अगली बात आपसे पूछने जा रहा हूं मैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, राष्ट्रपति की किसी विधेयक के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं। हम कहां देखते हैं इसको, अनुच्छेद 111 में। अब मैंने आपको नोट्स भेजे थे ना, 111 देखिए, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 1 क्या बोलता है कि जो संसद होगी, पार्लियामेंट होगी, संसद का जो निर्माण होता है, संसद का जो गठन होता है, पार्लियामेंट जो फॉर्म होती है, उस पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी होता है। यानी प्रेसिडेंट संसद का एक अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन और द पिलर ऑफ द पार्लियामेंट, गॉट इट। यानी प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। अब अगर हम इस चीज को समझने का प्रयास करें तो क्यों है वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक, विधेयक मींस बिल, पहले तो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट फिर बिल बनता है और बिल फिर एक्ट बनता है। तो कोई भी विधेयक जो कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया गया है, दोनों सदनों में उस पर चर्चा होगी, दोनों सदनों से वो पारित होगा, पास होगा, लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ, लेकिन वो तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति ना मिल जाए, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ना मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, और पार्लियामेंट के लॉ कब बोलेंगे हम उसको, पहले वो क्या है, बिल के रूप में है, एक विधेयक है। विधेयक को अगर अधिनियम बनाना है, हिंदी में सुन लीजिए, विधेयक को अगर अधिनियम बनाना है, या इंग्लिश में सुन लीजिए, बिल को अगर एक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें किसका एसेंट जरूरी है, प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट का एसेंट के संदर्भ में जो भी सारी शक्तियां हैं वो हमें दिखती हैं अनुच्छेद 111 में। अब देखिए, कोई विधेयक, विधेयक बोला रहा हूं मैं, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बिल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में विधेयक बोलते हैं। कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है, हम सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं, जनरल बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना मैं मनी बिल की बात कर रहा हूं, ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग कंडीशन है जो भी चर्चा करेंगे। अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस बिल के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, राष्ट्रपति उसको यस कर दे, राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। अगर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो बिल क्या बन जाएगा बच्चे, एक्ट बन जाएगा। यानी बिल पास हो गया, बिल दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई, बिल एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और वो आपका लागू हो गया। अगर दूसरी चीज हम देखें तो क्या हो सकता है भाई, राष्ट्रपति बिल पे सहमति, अब क्या हो सकता है, बिल पे सहमति, राष्ट्रपति एक तो है सहमति देना, ये तो सहमति दे दी, सहमति दे दी, गिवन। सहमति अगर रोक दे, डिले कर दे, एक चीज ये हो सकती है, राष्ट्रपति ने सहमति विदहोल्ड कर दी, विदहोल्ड इज एसेंट। या फिर क्या हो सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा दे, यानी राष्ट्रपति वापस भेज दे, चले जाओ वापस बिल, अभी दोबारा से चर्चा होनी चाहिए इस पे, वापस भेज दे विधेयक को, राष्ट्रपति वापस भेज दे, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है राष्ट्रपति, अब तीन चीजें हो सकती है, ना तो बिल को सहमति दे, ना मना करे, और ना ही वापस करे, ये भी हो सकता है। सामान्य विधेयक की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारे आप कंडीशन समझ रहे हैं। एक चीज तो ये हो सकती है कि बिल राष्ट्रपति के पास सहमति लेने के लिए आया, राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी, ये सबसे सिंपल बात है और अमूमन यही होता है, 99% केस में यही होता है, राष्ट्रपति ने अप्रूव कर दिया, ठीक है, बात खत्म। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है राष्ट्रपति अपनी सहमति न दे, राष्ट्रपति ने सहमति रोक दी, विदहोल्ड कर दी, इसका मतलब यह है राष्ट्रपति सहमति नहीं देना चाह रहा है, यानी मना कर रहा है वो। दूसरी चीज, राष्ट्रपति बिल को वापस भेज दे, वापस भेज दे मतलब रिटर्न कर दे, है ना। रिटर्न करेगा किस चीज के लिए, ताकि पार्लियामेंट दोबारा रिकंसिडर करे उसके ऊपर, दोबारा से उसके ऊपर चर्चा करे। हो सकता है पार्लियामेंट कुछ और चीज उसमें ऐड ऑन कर दे या नहीं भी करे, एक बार पार्लियामेंट पे आ गया, दोबारा से चर्चा होगी, वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा वो देखेंगे। तीसरी बात, राष्ट्रपति कुछ ना करे, ना अप्रूव करे, ना डिनाई करे, ना रिटर्न करे, तो फिर क्या कर रहा है, यहां से निकलती है राष्ट्रपति की क्या, वीटो पावर्स।
तो इन्हीं वीटो को हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक है राष्ट्रपति की यहां से वीटो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है, आपको मैंने भेजा था डेटा, एब्सोल्यूट वीटो। क्या है? एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो, वीटो। दूसरा क्या है भाई? सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा क्या देखा था हमने? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। यही है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये 3 प्रकार की, क्वालिफाइड वीटो नहीं होता हमारे पास, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है क्वालिफाइड वीटो, भारत में नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 111 जब आप पढ़ते हैं तो वो एक वीटो से संबंधित है। अच्छा, क्या है ये शक्तियां? क्या बोल रहे हैं हम कि राष्ट्रपति, अगर पहली कंडीशन में तो बात है कि बिल पास हो गया, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पास नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति ने करा क्या उस बिल के ऊपर? तो राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब वीटो का मतलब होता क्या है वास्तव में? किसी चीज के ऊपर मना करना, रोकना। वीटो का मतलब क्या है? रोकना। जैसे आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुना होगा 5 स्थायी सदस्य हैं। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दीज कंट्रीज हैव वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब अगर किसी बात पर, मतलब कोई वहां पर प्रपोजल रखा जा रहा है, कोई विचार रखा जा रहा है, उसमें से कोई एक भी मना कर दे, सहमति प्रदान न करे, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, वो बात प्रभाव में नहीं आ सकती। उसी प्रकार से अगर हम भारत में राष्ट्रपति के वीटो को समझ, हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एब्सोल्युटली ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति ऐसा कर दे और वो चीज पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन वीटो से यहाँ पे मतलब यह है कि राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी गई है कि संसद से पारित होने के बाद भी, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है, प्रोटेक्टर, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई भी अगर एरर ऑफ एलिमेंट है, हालांकि प्रोसेस बहुत ज्यादा फाइन है, डिफाइंड रीडिफाइंड प्रोसेस है, बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है। पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, दूसरे हाउस में जाता है, डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग होती है, तमाम चीजें होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास अप्रूव होने के लिए जाता है। यानी पार्लियामेंट अपना काम सारा कर चुकी है, अब राष्ट्रपति के पास जा रहा है। इवन देन राष्ट्रपति को एक पावर दे रखी है, क्योंकि वो प्रोटेक्टर और गार्जियन है, कि कहीं राष्ट्रपति को ऐसा लगे तो क्या क्या वो कर सकता है। पहली चीज, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हो गया था, हमने पढ़ा था, जहां पर राष्ट्रपति अपनी सहमति को रोक दे, विदहोल्ड कर दे, विदहोल्ड हिज एसेंट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति ने अपनी सहमति किसी बिल पर नहीं दी, विदहोल्ड कर दिया। इसका सिंपल सा मतलब यह है, राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो वो बिल कभी एक्ट बन ही नहीं पाएगा। अब राष्ट्रपति ऐसा करते नहीं है, बहुत रेयर केसेस में राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। कब कर सकते हैं राष्ट्रपति ऐसा? विदहोल्ड कब करेंगे एसेंट को? राष्ट्रपति अपनी सहमति कब नहीं देंगे बिल को? अगर वो बिल मान लीजिए किसी प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब, अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है और पब्लिक मेंबर क्या है, गवर्नमेंट मेंबर क्या है। संसद में अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया गया वो बिल है जो बिल सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं लाया है। सरकार मतलब जो मोदी है, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री है, और मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सब सरकार का पार्ट है। इनके अलावा मान लो बीजेपी का कोई अन्य सांसद जो कि मंत्री नहीं है, वो कोई बिल ले आए, या अपोजिशन का कोई व्यक्ति बिल ले आए, अपोजिशन का कोई एमपी, वो बिल के ऊपर चर्चा वर्चा सब हो गई, वो बिल पर वोटिंग सब हो गई पार्लियामेंट से, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो राष्ट्रपति हो सकता है उस पर क्या लगा दे? एब्सोल्यूट वीटो। ये एक कंडीशन हो सकती है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति ना दे। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को सलाह पर काम करना है और एडवाइस पे। मान लो एक ऐसी सरकार, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए गया, उसी बीच सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो नई सरकार आएगी ना। अब राष्ट्रपति को पता है, मान लो आज बिल आया, राष्ट्रपति ने अभी एक्शन लेना ही था उस पर, 2-3 दिन में राष्ट्रपति सोच रहे थे, तब तक सरकार ही गिर गई।
अब राष्ट्रपति रोक देंगे उस पर एसेंट, क्यों? क्योंकि नई सरकार आएगी, वो नई तरह से विचार रखेगी, हो सकता है वापस ले, हो सकता है इसको दोबारा इसमें कुछ पुनर्विचार करे, हो सकता है कोई नई चीज जोड़े, हटाई दे, क्या ही करे नई सरकार। तो राष्ट्रपति ऐसी, यानी अल्पमत की सरकार हो या फिर ऐसी सरकार हो जो सरकार थी और सत्ता में थी जिस टाइम आया बिल राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए, तभी वो सरकार गिर गई, तो भी राष्ट्रपति अपने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम क्या? आत्यांतिक। एब्सोल्यूट पावर है राष्ट्रपति के पास, आत्यांतिक, दैट मींस राष्ट्रपति ने उसको एक प्रकार से रोक दिया है, रोक दिया बिल्कुल। दूसरी बात है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव का मतलब होता है निलंबन करना। यहां पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, उन्होंने सहमति नहीं दी, ना ही उन्होंने मना करा है। राष्ट्रपति के पास बिल आया, अब ये नहीं कि वो 3, 4, 5, 15 दिन लगा दे रहे, 1 महीना लगा दे रहे, 2 महीने लगा रहे, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अगर वो उन्हें लगता है कि इस बिल पर कुछ कमी है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में दोबारा डिबेट होनी चाहिए, कुछ नए क्लॉज, नए प्रोविजंस ऐड ऑन होने चाहिए, कुछ हटने चाहिए, जो भी है, तो वो बिल को तुरंत, मतलब कोर्ट ने भी बोला है कि आप जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति, और इसमें संविधान में भी खुद लिखा है, आप पढ़े अगर अनुच्छेद 111, शीघ्र अतिशीघ्र इस बिल को वापस लौटा देंगे पार्लियामेंट को। ये बिल आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे किस चीज के लिए? रिकंसिडरेशन, यानी पार्लियामेंट इसको दोबारा से, कोई यहाँ पे आएगा ना बच्चा, अगर उसके लिए एडमिट होने के लिए, तो मुझे बता देना। राष्ट्रपति दोबारा क्या कर देंगे? उसको रिटर्न कर देंगे, ताकि आप एक बार पुनर्विचार कीजिए। अब संसद के पास आ गया वो बिल वापस, संसद ने फिर से उस पर हो सकता है चर्चा करी हो, कोई नई चीज जोड़ दी हो, हटा दी हो, व्हाटएवर, पार्लियामेंट के पास, या कुछ भी चेंज नहीं करा हो, ये भी तो हो सकता है। पार्लियामेंट ने उसे दोबारा सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया। अब वो दोबारा राष्ट्रपति के पास गया एसेंट लेने के लिए। अब राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? अब राष्ट्रपति उसको क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अधिकतम एक बार मना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार जो मना किया है, अपनी वीटो का इस्तेमाल किया, उस वीटो को हमने ओवरराइड कर दिया, किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से दोबारा बिल एक बार पास हो गया, तो फिर चाहे उसमें अमेंडमेंट हुआ हो ना हुआ हो, एक बार दोबारा पास हो गया, तो फिर राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत, मतलब खत्म ही हो गई एक तरीके से। राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही होगी। पर ध्यान रहे, सस्पेंसिव वीटो कभी भी मनी बिल पर एप्लीकेबल नहीं होता, धन विधेयक पर लागू नहीं होता। अब धन विधेयक क्या होता है, ये तो आप पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, अनुच्छेद 110 में देखेंगे धन विधेयक क्या होता है। लेकिन अभी आप ये जानिए धन विधेयक के मामले में, कि धन विधेयक के मामले में एक तो राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित होती है, ये भी जब हम संसद पढ़ेंगे तब देख लेंगे। दूसरी बात ये है, धन विधेयक जो एक ऐसा विधेयक है, वो जब भी आप प्रस्तुत करेंगे तो राष्ट्रपति की पुनः सहमति, उसमें आपको क्या बोलते हैं, पूर्व सहमति, राष्ट्रपति से प्रायर एसेंट के बाद ही, प्रायर परमिशन के बाद ही, रिकमेंडेशन के बाद ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और जब धन विधेयक प्रस्तुत होता है, तो धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक पास हो गया, वैसे भी राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है धन विधेयक के संबंध में, वो डिले कर सकती है ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, उसके बाद जो कुछ करे ना करे पास मान लिया जाएगा उसे। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? पारित करेंगे, हर बार राष्ट्रपति ऐसे ही करते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, क्या मना कर सकते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिएगा, धन विधेयक, मनी बिल को राष्ट्रपति कभी रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन नहीं कर सकते। राष्ट्रपति उसको पास ही करते हैं। क्यों करते हैं? मना भी क्यों नहीं करते? क्योंकि राष्ट्रपति से पूछ के ही उसको लाया गया है। पहली बात समझ रहे हो ना, मनी बिल को लाने से पूर्व आपको राष्ट्रपति से पूछना होता है, और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। राष्ट्रपति से आधार कार्ड वाला जैसे मामला है, आधार कार्ड को ये मनी बिल बना के लाई मोदी सरकार, और तब इन्होंने राज्यसभा की शक्ति को सीमित कर दिया। मनी बिल को जब भी आप समझ लीजिए, मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता। हम बोल तो रहे ना कर सकता है, लेकिन वो ना कभी नहीं करता, क्योंकि वो बिल उससे ही पूछ के लाया गया है, तो वो हमेशा क्या करता है? हाँ ही करता है मनी बिल के संबंध में। ऑर्डिनरी बिल के संबंध में ये बात लागू हो रही है जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं।
तीसरा एक और प्रकार का बिल आएगा भी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको अभी देखते हैं। ठीक है, तीसरा बिल कौन सा मैं बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हैं, 3 प्रकार के जनरली विधेयक की बात होती है, फिर चौथे प्रकार में हम फाइनेंशियल बिल में जाएंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। अभी सिंपल आप समझिए वीटो समझने के लिए, एक होता है सामान्य ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी, ये सब बातें किसके संदर्भ में हो रही हैं, ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में। ऑर्डिनरी बिल जो होता है बच्चे, उसमें ये सारी वीटो वीटो हम देख रहे हैं जो हो रही है वो लगती है। दूसरा होता है मनी बिल 110। मनी बिल जो है उसमें मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति हां कर ना करे, लेकिन राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता। तीसरा होता है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधक विधेयक। जब संसद संविधान सभा के रूप में कार्य करती है, यानी वो ऐसे कार्य कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर रही है, ऐसे बिल के संदर्भ में तो अब बहुत सख्ताई, बहुत ही रिजिड प्रोविजन हो गया है। ध्यान से सुनना, इस मामले में तो सब कुछ लागू होता है। ऑर्डिनरी बिल के मामले, सामान्य विधेयक के मामले में सारा सब कुछ लागू हो रहा है, जो भी प्रोविजन हमने पढ़े वीटो के। मनी बिल के मामले में आपको पता लग गया है, रिटर्न नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होता नहीं है क्योंकि उनसे ही पूछ के लाया जाता है। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति को सहमति देनी ही देनी है। अब देखो यहां पर बाउंडेशन आ गई। बाउंडेशन मतलब राष्ट्रपति मना ही नहीं कर सकते, इसका इसमें तो यह है कि आपको देना ही देना है सहमति। 24वें संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने प्रोविजन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या प्रोविजन कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा, संविधान संशोधन का विधेयक होगा, उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान करनी ही करनी। तो आप समझ रहे हैं वीटो का जो होलसेल अर्थ रह जाता है वो किसके लिए रहता है, जनरली ऑर्डिनरी बिल के लिए। बाकी अलग अलग बिल के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। हम बात कर रहे हैं पॉकेट वीटो की। अब पॉकेट वीटो, मैम अभी तक हम देख रहे हैं राष्ट्रपति किसी बिल के संबंध में क्या कर सकता है, बिल के संबंध में क्या कर सकता है, यस हाँ कर दिया। हाँ कर दिया मतलब रेटिफाई, क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, रेटिफाई, रेटिफिकेशन, रेटिफाई कर दिया। या क्या कर देगा, रेटिफाई नहीं करेगा तो रिजेक्ट कर देगा। एब्सोल्यूट वीटो लगाई उसने। या क्या कर सकता है वो, रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। देखो शब्दों को पकड़ो, आर से रेटिफाई, आर से रिजेक्ट, आर से रिटर्न, 3 आर याद नहीं कर सकते। किसी भी बिल के इंटरव्यू में भी पूछा जाए आपसे ऑर्डिनरी बिल के, आप बोलेंगे सर मे बी रेटिफाई और रिजेक्ट और रिटर्न। लेकिन अगर ना राष्ट्रपति हां कर रहा, ना कर रहा, ना वापस कर रहा, तो कर क्या रहा, तो कर क्या रहा राष्ट्रपति, ना राष्ट्रपति हां कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना उसको वापस कर रहे हैं, तो बिल को कर क्या रहे हैं। अब ये तो बड़े चकराने वाली स्थिति हो गई। इसका मतलब राष्ट्रपति उसको क्या कर रहे हैं, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कंडीशन होती है पॉकेट वीटो, यानी किसी बिल पर अगर राष्ट्रपति ना हाँ करे, ना करे, ना वापस करे, तो सरकार की तो समझ से ही परे बात है, हो क्या गया, बिल वापस भी नहीं आ रहा है, बिल मना भी नहीं हो रहा है और बिल हाँ भी नहीं हो रहा है, तो करना क्या चाहते हैं आखिर। इसका मतलब ये होता है राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। इसको सिंपल से ऐसा समझते हैं, आप किताब में भी लिखा होगा आपकी, राष्ट्रपति ने अपने बिल जेब में डाल दिया और राष्ट्रपति भूल गए या जानबूझ के वो उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान ना देने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति उसको क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए डिले कर दे रहे हैं। बहुत रेयर कभी राष्ट्रपति, कोई ऐसा ही राष्ट्रपति होगा जो खुन्नसी खाता हो सरकार से, तो ही ये हो सकता है। और मैं इसका उदाहरण आपको पहले दे चुका हूं ना उदाहरण, कि किस राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था। एब्सोल्यूट वीटो भी आपने देखा है, राजेंद्र प्रसाद 2 बार इस्तेमाल हो रखा है एब्सोल्यूट वीटो। आर वेंकट रमन ने भी किया है 1991 में। और ये आप देखते हैं सस्पेंसिव वीटो तो जनरली प्रेसिडेंट कर देते हैं अगर उनको लगता है। पॉकेट वीटो आज तक हिंदुस्तान में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। बताएंगे, मुझे कोई बताएगा आपने से, पॉकेट वीटो का मतलब केवल, ज्ञानी जैल सिंह। हाँ ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल पे ना, हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति ने उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए क्या कर दिया, अपने पास रखा और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया।
बात समझ में आ गई? अब हमारे देश में पॉकेट वीटो, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा तो है नहीं टाइम, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इतने समय के अंदर अंदर राष्ट्रपति को क्या करनी है, अपनी सहमति देनी है। यहां तक कि सस्पेंसिव वीटो में भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये बोलता है राष्ट्रपति को अगर वापस करना है ना तो शीघ्र अतिशीघ्र करे, लेकिन कितना शीघ्र है समय नहीं बता रखा है। शीघ्र अतिशीघ्र का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, और पॉकेट वीटो तो आप समझ ही रहे, पॉकेट में डाली और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको भूल गए। तो बात समझ में आ गई आपको? वीटो ये होती है वीटो शक्ति। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में तो 10 दिन का समय होता है राष्ट्रपति के पास। अमेरिका, तभी तो बोलते हैं भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा बड़ी है। बड़ी इन द सेंस हमारे यहाँ कोई टाइम ही नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने समय तक उसके अंदर एक्शन लेना है, और अमेरिका में क्या है, टाइम है 10 दिन के अंदर। अमेरिका में राष्ट्रपति पे एक और पावर होती है, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो और इसमें क्या होता है, देखो सस्पेंसिव वीटो और क्वालिफाइड वीटो एक जैसी है लगभग लगभग। सस्पेंसिव वीटो में क्या है, बिल हमने रिटर्न किया, राष्ट्रपति ने रिटर्न किया बिल, वापस पार्लियामेंट में आ गया बिल को दोबारा सिंपल मेजॉरिटी से पास करा दिया, हो गया। अब राष्ट्रपति पे जाएगा, राष्ट्रपति को साइन करना ही होगा। क्वालिफाइड वीटो में होता है कि बिल है, बिल राष्ट्रपति पे आया, राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, वापस आया पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, वहां कांग्रेस बोलेंगे, वहां की संसद का नाम ही कांग्रेस है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो बिल है उस बिल पे दोबारा से वोटिंग होगी हाउस में, यानी कांग्रेस में, यानी उनके पार्लियामेंट में, और वहां पर 2/3 बहुमत से अगर, यानी यहां पर तो होती है सिंपल मेजॉरिटी सस्पेंसिव, अगर स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को दोबारा पास कर दिया तो फिर राष्ट्रपति उसको सहमति देगी। तो बहुत सिंपल, वहां पे बस स्पेशल मेजॉरिटी हो जाती है, और हमारे यहाँ सिंपल मेजॉरिटी से सस्पेंसिव वीटो चलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, और इसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं। तो बात समझ में आ गई सबको? यहां तक अनुच्छेद कौन सा बच्चे, ये कौन सा अनुच्छेद है सर 111। अच्छा, इसके अलावा क्या राज्यपाल के पास भी ऐसी कोई शक्ति होती है? यस सर। अनुच्छेद 200 में असेंट देता है ना राज्यपाल, और 201, हाँ 201 है इसका अनुच्छेद राज्यपाल का। जब हम बात करें क्या है राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल गवर्नर जो ऑफ द स्टेट है वो यस कर सकते हैं बिल को, वो नो कर सकते हैं बिल को। गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास एक बड़ी पावर ये होती है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट उस बिल को राष्ट्रपति के रिकंसिडरेशन के लिए भी रख सकते हैं। ये एक बड़ा अंतर है, आप ध्यान रखें। यानी राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए की जो है अप्रूवल के लिए सुरक्षित रख सकता है। भाई स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगी, गवर्नर को लगता है गवर्नर अप्रूव कर दे, गवर्नर अप्रूव ना करे, या गवर्नर को लगता है इसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उनके विचार के लिए, देखते हैं वो क्या। तो राष्ट्रपति के पास अगर गवर्नर भेजता है तो अब राष्ट्रपति की क्या शक्ति है उसके बारे में, राष्ट्रपति हाँ कर सकता है, राष्ट्रपति भी ना कर सकता है, या राष्ट्रपति इसको वापस क्या कर दे, रिटर्न कर दे, गवर्नर को संबोधित करते हुए रिटर्न कर दे असेंबली के पास, राज्य विधानसभा के पास, इस पे रिकंसिडरेशन हो। अब मान लो स्टेट असेंबली ने इसे फिर से पास कर दिया, इसमें जो भी चेंज करना था या नहीं भी करना था, जो भी था पास कर दिया, फिर अगर राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होगा? नो सर। है नो होगा? सर, नहीं बाध्य नहीं होगा। नहीं होगा। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा द्वारा पारित, या गवर्नर ने जो राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित किया, ऐसे बिल पर राष्ट्रपति अगर उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेजता है, दोबारा वो सदन से पारित होकर आता है, राष्ट्रपति उसके ऊपर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि यही अगर बिल संसद का होता तो संसद का होता तो सर बाध्य होता। संसद में सस्पेंसिव वीटो में केवल यह है कि आपको वो बिल वो उसको सहमति देनी होगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन ला रखा हूं आपके लिए, क्वेश्चन लिखिए। समाधान शक्तियां पढ़ ली थी ना हमने राष्ट्रपति की? क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया बेटा पढ़ लिया था हमने वो? ठीक है, पढ़ ली थी तो जरा एक क्वेश्चन करो, लिखो
अच्छा, क्षमादान शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है कि राज्यपाल के पास भी है? दोनों के पास, राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्ति होती है। चलो क्वेश्चन तो लिखो, उससे पहले एक चीज समझ लो कि पहले क्वेश्चन लिखोगे। बताओ बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखोगे समझोगे? समझा दो, बताओ। चलो लिखो क्वेश्चन, तब देखते हैं आप थोड़ा सा अपना नॉलेज भी अप्लाई करते नहीं करते। लिखो बेटा पहला, नहीं हिंदी में ही बोलूंगा मैं, ठीक है? लिख लेंगे ना हिंदी में? लिखिए, ये बैच वैसे हिंदी वाला है ना, ये बैच हिंदी वाला है, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद इंग्लिश वाला हूँ, मतलब मेरा भी तो मीडियम ही इंग्लिश रहा है, बट कोई नहीं, दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल है। लिखिए क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब हिंदी में बोलना है, राष्ट्रपति क्वेश्चन तो मेरे पास इंग्लिश में, उसे चेंज कर रहा हूं मैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की समाधान शक्तियों, अरे एक ये गेस्ट आ गया, मेरे को बताया नहीं आप लोगों ने, ये कोई आना चाह रहा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लिखिएगा जरा। राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों के संदर्भ में, राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति, ये आवाज कहां से आ रही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, स्टेटमेंट 1, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां अनुच्छेद 72 में उल्लेखित हैं। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 72। वहीं राज्यपाल की समाधान शक्तियां अनुच्छेद 161 में है। Whereas the pardoning power of the governor is in article 161। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां अनुच्छेद किसमें? 72 में है, जबकि राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। ऐसा कथन है ये। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति, दूसरा लिखा बोला 161, दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति सभी प्रकार के दंडों, दंड मतलब पनिशमेंट, दंडों एवं सजाओं में, राष्ट्रपति सभी प्रकार के दंड एवं सजाओं में क्षमा कर सकते हैं। मृत्यु दंड में भी, मृत्यु दंड में भी, जबकि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा या से कथन गलत है? ऑप्शन ए केवल पहला, ओनली वन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी
केवल 2, यानी दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू, ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, यानी कोई गलत नहीं। चलिए आंसर कर लीजिए इसका। कर दिए आपने, बात मत करिए, आप अपने आप कीजिए। लिख लिया? देखो 2 कथन है ना वहां पे, उसका उत्तर आप लोग अभी खुद ही समझ जाएंगे, समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। पर पहले इधर देखो, राष्ट्रपति भारत के जो हैं, भारत के राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति को आप हर जगह देख रहे हैं, संघ कार्यपालिका का प्रमुख है, संसद का भी इंटीग्रल पार्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है लेकिन इंटीग्रल पार्ट, ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट तो है, आर्टिकल 79। और जहां तक राष्ट्रपति की पावर जुडिशरी के संदर्भ में देखो तो जुडिशियल मामलों में भी पावर जारी है। एक तो अनुच्छेद 143 सलाहकारी शक्ति, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्षमादान, कोई भी व्यक्ति अगर उसका उसकी गिल्टी है, कोई व्यक्ति यानी कन्विक्टेड है, उस पे जो दोष है वो साबित हो गया है, दोषी है, वो आरोपी नहीं दोषी है, दोषी है अगर कोई व्यक्ति, उसका दोष साबित हो गया है। भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया तमाम चरण होते हैं उसके, उन चरणों से गुजरने के बाद भी किसी व्यक्ति की अगर प्राण दंड या मृत्यु दंड या किसी अन्य प्रकार का दंड जारी रहता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, इन दैट केस ऑल्सो, ऐसी स्थिति में भी देयर इज अ पावर which is given in article 72 to the president of India। भारत के राष्ट्रपति के पास वो शक्ति दी गई अनुच्छेद 72 के तहत, और न केवल राष्ट्रपति के पास बल्कि राज्यपाल के पास भी 161 के तहत। और आपने ये लिखा था ना पहला स्टेटमेंट, यानी पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी है और किसके पास, राष्ट्रपति के पास भी है। अब किन मामलों में, हर प्रकार के मामलों में जो राष्ट्रपति की शक्ति है, हर प्रकार की शक्ति, हमारा दिमाग केवल चलता है प्राण दंड, प्राण दंड तो देश में संविधान में नहीं है,
कहां आप पढ़ते हैं प्राण दंड को? भारतीय दंड संहिता धारा या दफा 302, सजाए मौत, टू बी हैंग टिल डेथ। और ये जो होती है ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है। क्या है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी दुर्लभ से भी दुर्लभतम ऐसा कोई मामला, दुर्लभ, बहुत ही मतलब ऐसी श्रेणी का वो मामला है जहां पर प्राण दंड ही समुचित न्याय होगा। लेकिन जो बाकी सभी मामले हैं तो उन मामलों में भी भारत के राष्ट्रपति के पास, आप समझ रहे हैं, और राज्यपालों के पास राज्यों के तमाम शक्तियां हैं, क्योंकि राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। कोई आया क्या? आप उधर के देख रहे हैं? तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो पार्डन की पावर है। पार्डन 5 प्रकार से आपको नोट्स में भेजा है। कम्यूटेशन की भी पावर है। अब मुझे इंग्लिश में इनके नाम पता है, हिंदी भी मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। पार्डन मतलब क्षमा, कम्यूटेशन मतलब लघुकरण, रेमिशन मतलब परिहार, रिस्पाइट मतलब विराम, और रिप्राइव मतलब प्रविलंबन। अब आपको हिंदी में पसंद आया, इंग्लिश में पसंद आया, आप समझ रहे हैं, मैंने दोनों भाषाओं में लिख दिया। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। न केवल राष्ट्रपति के पास बल्कि राज्यपाल के पास भी शक्तियां हैं। अब होती क्या है ये शक्तियां? अगर हम बात करें पार्डन की, पार्डन का मतलब होता है क्षमा, फ्री, कंप्लीट एक्विटल। किसी भी सजा से, पनिशमेंट है कोई, या उस सजा को प्राप्त करने के कारण आप दोषी साबित हुए थे, आपको सजा मिली, उसके कारण कोई अयोग्यता साबित हो रही है, अयोग्य हो गए आप किसी चीज के लिए, राष्ट्रपति चाहे तो आपको उन चीजों से क्या कर सकता है? पूरी तरह बरी कर सकता है, पूरी तरह फ्री कर सकता है, पार्डन दे सकता। पार्डन का मतलब ये हो गया, जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन है, हम लोग, जैसे मैं, जैसे आप, यानी उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है, अपराध किया था उसने, उसको सजा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर राष्ट्रपति पार्डन दे, पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह से फ्री हो जाना, पूरी तरह से सजा माफ हो गई, फ्री, पार्डन। तो पार्डन हो गई क्षमा। आ गई बात समझ में? पार्डन में क्या हो जाता है? राष्ट्र व्यक्ति कोई पूरी तरह, जो भी उसको पनिशमेंट मिली है, जो भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, या जो भी उसको सजा वगैरह मिली है, दंड मिला है, आरोप लगा है, दो सबसे मुक्त हो गया, तो वो हो गया पार्डन, पूरी तरह फ्री। दूसरी चीज है इसमें कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? आपकी सजा को हल्का कर दिया। कम्यूट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का शब्द होता है कम्यूट, कम करना, कम करना, हल्का करना। क्या मतलब हल्का करना? आपको कोई बहुत बड़ी सजा मिली है, हार्श, अब पनिशमेंट के भी क्राइम के हिसाब से ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम क्या है, उस हिसाब से पनिशमेंट। सबसे कठिन, सबसे आप बोलो बड़ी सजा क्या है देश में? रेयरेस्ट, फांसी। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कम्यूटेशन का, तो हम ये कर सकते हैं ना कि आपने राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचना, दया याचना लगाई, राष्ट्रपति आपकी क्या करे? राष्ट्रपति आप पे कृपा कर दे और आपकी फांसी को बदल दे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कम्यूटेशन हो गया, सजा हल्की हो गई ना पहले की तुलना में। या आपको आपको मिला लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब होता है सश्रम कारावास, कठोर कारावास। राष्ट्रपति आपका कारावास 10 साल कर दे, 8 साल कर दे, ये हो सकता है। कम हो गया ना, यानी कि आपका कारावास राष्ट्रपति ने कम किया, समझ रहे हैं? कठोर कारावास, नेचर जो होता है, नेचर होता है जो, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है नेचर ऑफ द पनिशमेंट पे। यानी पनिशमेंट का जो नेचर है, हमें नेचर को कम करना है। नेचर समझते हो? प्रकृति। पनिशमेंट होता है एक सिंपल पनिशमेंट है, सामान्य। एक होता है रिगरस पनिशमेंट, आपको सजा भी हो रखी है, साथ ही साथ सजा के साथ साथ आपको बहुत काम भी करवा रहे हैं वहां पे। रिगरस होता है ना, रिगरस समझते हैं ना? रिगरस इंग्लिश का शब्द है, सश्रम, कठोर कारावास शब्द का प्रयोग होता है इसका हिंदी में। तीसरा आपका आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है? आपका रिड्यूसिंग कर दे, पीरियड रिड्यूस कर दे, सजा के पीरियड को रिड्यूस कर दे। हो सकता है आपको 14 साल की सजा हुई हो, आपकी सजा घटा के 7 साल कर दी जाए। इसमें नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। 14 साल का सश्रम कारावास है, आपको पत्थर तोड़ने हैं, तमाम और कठिन काम करने हैं,
सश्रम कारावास है। 14 साल से घटा के कितना कर दिया राष्ट्रपति ने? 7। लेकिन तोड़ने तो अब भी पत्थर ही है। मतलब नेचर, सजा की प्रकृति में कोई कमी नहीं आई, सजा के समय में कमी आ गई। और यहां पर नेचर में भी चेंज आपने देखा था, यहां पर कम्यूटेशन में प्राण दंड से आपको आजीवन कारावास मिल गया। इसके अलावा रिस्पाइट, रिस्पाइट विराम। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने किसी व्यक्ति को सजा दी है, सजा, वो उसने अपराध किया है, दोषी साबित हुआ, सजा मिली, सब जो कुछ हुआ न्यायपालिका ने किया। ऐसे मामले हो सकते हैं कि वो व्यक्ति में कोई जो है, आप समझ लीजिए कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाए, या वो ऐसी अवस्था से गुजर रहा हो सकता है उसका स्वास्थ्य सही ना हो, वो व्यक्ति वो हो जिसको सजा हुई है जो कैंसर का पीड़ित है, या उसे कोई अन्य भयानक बीमारी है। हो सकता है ना? नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो दिव्यांग हो, निशक्त हो गया हो, अपंग हो सकता है कोई महिला हो और वो महिला गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो सकता है कोई कार्य करता है, उसको कठिन कारावास मिला है, कठोर कारावास, पत्थर तोड़ने का काम मिला है, धूप में तोड़ रहा है, ये कर रहा है, उसको मिर्गी का दौरा आ जाए, मिर्गी का दौरा आता हो, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो सकती है। ये स्पेशल सर्कमस्टांस जब हो जाए, समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही है ना बात? तो स्पेशल सर्कमस्टांस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? रिस्पाइट कर सकता है। क्षमा को क्या, वो जो दंड है उसको क्या कर सकता है? विराम कर सकता है। जैसे महिलाएं होती हैं, उनको उस समय में आप क्या कर सकते हैं, जैसे होती है ना गर्भवती महिला, उनको क्या दे सकते हैं समय में? विराम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिस्पाइट। यानी कि आप उस व्यक्ति को उस विशेष कारण से, सर्कमस्टांसेस के आधार पर क्या कर रहे हैं? रिस्पाइट कर। बात समझ में आई? लास्ट होता है रिप्राइव, ये हिंदी में प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को सजा हुई, अब मान लो उसकी डेट हाई कोर्ट से, आपको पता है भाई फांसी की सजा कौन सी कोर्ट दे सकती है? पहले मुझे ये बताइए आप, अगर किसी को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्या फांसी की सजा जिले के स्तर पर सुनाई जा सकती है, या हाई कोर्ट ही सुना सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकती है? बताइए। सर हाई कोर्ट सुना सकती है सर, जिला स्तर में नहीं सुना सकते सर। जिला स्तर में शायद 7 साल की सजा सुना सकते हैं मैक्सिमम। जिला स्तर पे जो न्यायालय होता है जिला और सत्र न्यायालय। और सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। आपने देखा होगा कचहरी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा रहता है। सेशन कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आपका सिविल मैटर, सेशन कोर्ट जो देखता है क्रिमिनल मैटर देखता है। सेशन कोर्ट भी फांसी दे सकता है, यानी सत्र न्यायालय भी दे सकता है, लेकिन उस फांसी को अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसको हाई कोर्ट अप्रूव ना करे। बात समझ में आ रही है? सेशन कोर्ट भी फांसी दे सकता है, फांसी की सजा दे सकता है, लेकिन उसको अप्रूव होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट। अब फांसी तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। तो जब हम रिप्राइव की बात कर रहे हैं, रिप्राइव का मतलब क्या है? मान लो हाई कोर्ट ने फांसी की सजा ये दे रखी है, अभी बेचारे की तो फांसी की सजा आने वाली है, तब तक उसको और प्रोसीजर जो करना था, आगे जाना था, तो वो उस टाइम तुरंत राज्य की तरह तो राज्यपाल पे जा सकता है, याचिका लगा दे, वो रिप्राइव मांग लेगा। रिप्राइव का मतलब होता है अरे सबसे पहले बाकी जो होगा, पहले सजा को रोक दो। फांसी होने वाली है, आज तारीख क्या है? 1 जून, फांसी है 7 जून की। 7 जून तक तो उस पर मौका भी नहीं होगा कि वो आगे जाए, यहाँ सुनवाई हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, एसएलपी डालना चाहता है, क्यूरेटिव पिटीशन डालना चाहता है, आगे मर्सी पिटीशन डालेगा, वो अपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल ना करे और डेट आ रही हो, तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा, क्या चाहेगा? ये सारी बातें तो बात की हैं, वो मांगेगा रिप्राइव। रिप्राइव होता है पहले ये जो सजा की डेट आ रही है इसको विलंब कर दो, आगे बढ़ा दो, डिले कर दो इसको। परमानेंट डिले नहीं है वो एक प्रकार का कैसा डिले है? अस्थायी, रोक दिया उसको ताकि वो अपने और ऑप्शन को क्या है? इस्तेमाल कर ले। ये होता है बच्चे रिप्राइव, प्रविलंब। आ गई बात समझ में? ठीक। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार की सजा होती है। अब जैसे फांसी की सजा की बात आई तो मैं आपको एक बार बता ही देता हूं। फांसी की सजा मैंने आपको क्या बोला? फांसी की सजा एक तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। सबसे पहला चरण अगर फांसी की सजा कहीं से हो सकती है तो वो सत्र सेशन कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? सेशंस कोर्ट, सत्र न्यायालय। लेकिन मैंने कहा इस सजा पे आप अमल नहीं कर सकते, ये उस प्रकार से वैध नहीं होगी,
अगर इसको हाई कोर्ट अप्रूव ना करे, मामला गया हाई कोर्ट में गया ना ये मामला, और हाई कोर्ट ने बोला कि जो सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिस एविडेंस के आधार पर, जिन साक्ष्यों, सबूतों, गवाहों, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो सही है, यानी हाई कोर्ट ने भी सजा को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। हाई कोर्ट से अप्रूव हो गई मतलब बात तो गंभीर है, तो भी व्यक्ति के पास अधिकार है। अब हाई कोर्ट से भी उसको निराशा लगी तो वह एसएलपी डाल दे, स्पेशल लीव पिटीशन। पढ़ेंगे आप अभी, जब जुडिशरी पढ़ाऊंगा आपको, स्पेशल लीव पिटीशन डाले वो आप आर्टिकल 136 और 137 जब पढ़ेंगे। अब स्पेशल लीव पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है बरकरार रखा, हटाया नहीं, सही माना इसको कि हाई कोर्ट ने सही बोला, हाई कोर्ट ने बोला, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सही बोला, सेशन कोर्ट से भी अप्रूव, हाई कोर्ट से भी अप्रूव, इससे भी अप्रूव सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या कर देगा, 30 दिन के अंदर आदेश आने के बाद फिर से रिव्यू पिटीशन डाल देगा, फिर रिव्यू पिटीशन में भी बोले कि सही है बात, तो फिर क्या कर सकता है, फिर एक नई टर्म आ गई, अच्छे क्यूरेटिव पिटीशन डाल देगा। अभी क्यूरेटिव पिटीशन में भी अगर उसको कुछ उपचार नहीं मिल रहा है तो फिर डालेगा वो मर्सी पिटीशन, दया याचिका राष्ट्रपति के पास, और मर्सी पिटीशन पे भी अगर खारिज होता है, अब पढ़ेंगे इसको आप, जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से आई है क्यूरेटिव पिटीशन। मतलब मर्सी पिटीशन तो आप देख, मर्सी पिटीशन का मतलब होता है दया याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन एक नई टर्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में इसको जनरेट किया। मर्सी पिटीशन भी उसकी खारिज हो गई, दया याचिका, तो फिर जाएगा बेचारा, फिर तो उसका अब क्या है, मरना ही है उसने, अब जारी होगा डेथ वारंट। डेथ वारंट मतलब, डेथ वारंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृत्यु दंड का आदेश, वारंट जारी हो जाएगा। वारंट आता है ना, वारंट जाएगा फलाना जेल में, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के पास, और उसमें लिखा होगा फलाना व्यक्ति को इतनी तारीख को इतने बजे तड़के सूली पे लटका दिया जाए, बस। तो ये है आपका। तो पहले तो देखो तो बचने के कितने तरीके हैं, पहले तो ये तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। आ गई बात समझ में? तो राष्ट्रपति के पास ये समाधान शक्ति। अच्छा, हमने राष्ट्रपति की समाधान शक्ति देख ली पूरी 5 प्रकार की, क्या नहीं और में भी, हाँ उसमें भी कर सकते, हाँ मतलब सजा सारी प्रकार की सजाओं के लिए। लेकिन सबसे खतरनाक उसमें कौन सी सजा है, आप ये सारे ऑप्शन अपने और सजाओं के लिए भी कर सकते हैं। अब कोई महिला है, गर्भवती है, गर्भवती महिला है, तो उसको तो रिस्पाइट चाहिए ना, उसको कठोर सजा, हो सकता है उस कठोर सजा को पत्थर तोड़ने का काम था, अब गर्भवती है नहीं कर सकती ना वो, उसको हल्की सजा दे दी जाएगी, तो रिस्पाइट मिल गया ना उसको। तो जरूरी थोड़ा ना प्राण दंड के मामलों में, किसी और मामलों में भी किसी भी प्रकार, पार्डन मैंने क्या बताया, किसी भी प्रकार की क्षमा से राष्ट्रपति आपको, क्षमा कह रहा हूं, अपराध से, दोष से, सजा से पूरी तरह से मुक्त कर सकता। अब लेकिन अंतर भी है कुछ। अंतर क्या है, ये सारी शक्तियां ना राज्यपाल के पास भी है 161 में, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में 2 अंतर आ रहे हैं। अंतर क्या है, एक तो राष्ट्रपति क्योंकि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, तो कोई ऐसी अयोग्यता या कोई ऐसी सजा जो सैन्य न्यायालय द्वारा सुनाई गई हो, या कोई कोर्ट मार्शल का मामला हो, कोर्ट मार्शल समझते हैं, मिलिट्री कोर्ट होती है ना, अपना मिलिट्री का अपना लॉ होता है, मिलिट्री कोर्ट, और इसके कारण से भी कोई अगर सजा है, अयोग्यता उत्पन्न हुई है, राष्ट्रपति उनमें भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की पावर वहां तक वेस्टेड है, गवर्नर की नहीं। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर छोटा है मिलिट्री के सामने, या मिलिट्री, ये तुलनात्मक रूप से अंदर बना रखा है। दूसरी बात यह है, फांसी के मामलों में डेथ पेनल्टी जब आपके पास है, डेथ पेनल्टी बोलते हैं इसको, इस संबंध में जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ना कि राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास बाकी सारी पावर है ये, लेकिन डेथ पेनल्टी के मामले में नहीं है, अर्थात प्राण दंड के संदर्भ में। अच्छा, क्यों नहीं होगी आप खुद सोचिए, राज्यपाल को प्राण दंड के संदर्भ में क्यों नहीं होगी? राष्ट्रपति को तो है, राज्यपाल को नहीं है, क्यों नहीं होगी? बोलो बोलो। सर क्योंकि वो पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया। देखो ठीक है कुछ बात, अरे राज्यपाल तो मतलब राज्य का मुखिया ना, और राज्य का मुखिया, राज्यपाल का दायरा तो राज्य तक है। अब वो व्यक्ति हाई कोर्ट के बाद चुप बैठ जाएगा क्या? हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? थोड़ा हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद फांसी हो रही है। वो व्यक्ति एसएलपी के माध्यम से, अपील के माध्यम से आगे बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट। कभी ऐसे देखा कि हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया और वहीं पे मामला खत्म होकर सब कुछ सीधा फांसी? व्यक्ति अपने अंतिम सांस तक प्रयास करता है। निर्भया के वो थे दोषी, निर्भया के दोषी, वो रात भर अब सुनवाई चलती रही। वो अफजल गुरु, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात तक खुलवा दी इन्होंने। भाई जिसकी फांसी हो रखी हो तो उसके तो वैसे ही प्राण दंड तो जब होगा उससे पहले ही प्राण निकल जाए इंसान के तो डर के मारे, तो वो तो सारा ही प्रयास करेगा। तो जब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, देखो सुप्रीम कोर्ट किसके समकक्ष होगी? सेंटर गवर्नमेंट के ना, और राज्यपाल तो स्टेट लेवल पे आ गया, तो फांसी तो ऊपर के लेवल की बात होगी, आ रही नीचे से ही चल के, लेकिन फाइनली अप्रूव होना, फिर आगे उसका डेथ वारंट जाके आगे जब वो एग्जीक्यूशन होना है, डेथ वारंट भी छोड़ो, एग्जीक्यूशन होना है, वो तो सेंटर लेवल पे होना है ना। इसलिए इसको रोक दिया गया, मतलब राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं थी। आ गई बात समझ में? तो दो अंतर भी है, तो ये बच्चे याद रख लेना, जरा पढ़ लेना इनको थोड़ा ढंग से, क्वेश्चन वगैरह आते हैं। इसके अलावा एक और शक्ति राज्यपाल की थी, सॉरी राष्ट्रपति की, राज्यपाल की भी है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। बताओ बेटा कौन सा आर्टिकल अध्यादेश का? ये काफी चर्चा में है ना। ऑर्डिनेंस क्या होता है? आर्टिकल 123 में है। हाँ 123। जी सर। कब आता है अध्यादेश? ऑर्डिनेंस कब इशू होता है? अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ, किसी को पता है? हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है, कोई बताएगा? सर दिल्ली में जो नियुक्तियां हैं सर उससे रिलेटेड। ये मन्नू नेगी बता रही है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत सही बात। वतन सिंह जी अध्यादेश क्या होता है? सर जब संसद सत्र में नहीं चल रही होती है तो इमरजेंसी में कोई बिल निकालना होता है या ऑर्डर निकालना होता है तो उसको राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाता है, जो अभी दिल्ली सरकार के विरुद्ध, मतलब कि उसके संदर्भ में निकाला था, नियुक्तियों के संदर्भ में। वतन सिंह जी, अगर अध्यादेश जो है, अगर क्या अध्यादेश किसी ऐसे मामले में भी आ सकता है जो संघ सूची का विषय ना हो, या कोई ऐसा विषय जिसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति ना हो? नो सर। नहीं सर उसमें। अच्छा, मैंने कहा आपकी आवाज ऐसे कैसे बदल गई। ठीक है वतन सिंह जी, तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या राज्य के स्तर पर भी अध्यादेश आ सकता है? यस सर आ सकता है। वतन सिंह जी, अध्यादेश जो आ रहा है, क्या अध्यादेश के ऊपर न्यायिक पुनर्वालोकन हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कहाँ देखा था, हमने पढ़ा था कहीं? सर आर्टिकल 13 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा श्रुति से। श्रुति, अध्यादेश की शक्ति क्या वही होती है, उतनी बराबर होती है जितनी की किसी संसद द्वारा पारित कानून की होती है, या उससे कम, या उससे ज्यादा? सुमन, मैं आपके कंप्यूटर के सामने ही बैठ रहा हूं, मैं आपका नाम देख रहा हूं सबका, बताइए जल्दी मुझे, अध्यादेश की शक्ति वही होती है? ये हवा कहां से चल रही है? अरे दोनों लोगों ने माइक खोल दिया एक साथ। बताओ, अध्यादेश की शक्ति होती है वही? अरे बिल्कुल वही शक्ति होती है। अध्यादेश की भी शक्ति उतनी बराबर होती है जितना कोई संसद द्वारा पारित कानून है, लेकिन कभी भी लोकतंत्र में अध्यादेश को अच्छा नहीं माना जाता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने बोला अध्यादेश तो एक टूल है ना प्रेसिडेंट का, जो रेयरेस्ट मामलों, मतलब ऐसे स्थिति में जब संसद ना हो चल रही हो,
मान लो संसद काम नहीं कर रही हो, फंक्शन में ना हो, उस टाइम संसद का एक सत्र फंक्शन में ना हो, एक हाउस फंक्शन में ना हो, तो फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। कोई बहुत इमीडिएट जरूरत पड़ जाए हमें किसी कानून की, जैसे हाल ही में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारी शक्ति मंत्रिमंडल के पास आ गई, केजरीवाल जी की मौज आ गई, और मोदी सरकार ने कहा है केजरीवाल जी की मौज आ गई, केजरीवाल जी पावरफुल हो गए तुरंत, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो तुरंत राष्ट्रपति ने जारी क्या कर दिया। अब जाहिर सी बात है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो सपने नहीं आएंगे उनको, राष्ट्रपति को सलाह देगी मंत्रिपरिषद और ऑर्डिनेंस जारी हुआ। अब ऑर्डिनेंस कोई अगर जारी हो जाता है तो बिल्कुल सही बात है, उसकी ताकत उतनी ही बराबर होती है जितनी संसद द्वारा एक पारित कानून की होती है। ऑर्डिनेंस जो होता है बच्चे, ये स्पेशल पावर है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या पार्लियामेंट का कोई एक हाउस सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी विधि के बराबर मान्य होता है। ये उन विषयों पे जिन विषयों पे संसद जिन विषयों पे संसद को कानून बनाने की शक्ति है उन सभी विषयों पे अध्यादेश जारी हो सकता है। लेकिन अध्यादेश को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अध्यादेश में हमने एक प्रकार से अपना जो कोर्ट है, कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे चैलेंज हो जाता है ये। और कई बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोर्ट ने, अलग अलग संविधान विशेषज्ञों ने बोला है अध्यादेश बार बार लागू करना ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून तब आए जब दोनों सदनों में चर्चा हो, खूब विचार हो, विमर्श हो, कुछ उसके पक्ष विपक्ष गुण अवगुण पता लगे, तभी तो अच्छी बात है। अब अध्यादेश क्या, अध्यादेश तो सत्ता पक्ष की मनमर्जी है, कुछ भी कानून उनकी उन्हें जरूरत पड़े तुरंत लाए। अब यही वाला मामला अगर मान लो संसद से लाते ये दिल्ली में जो हुआ, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी हंगामा खड़ा करती, संसद में विरोध प्रदर्शन होता, कांग्रेस कुछ बोलती, बीजेपी कुछ बोलती, दूसरी पार्टियां कुछ बोलती। अब जैसे अरविंद केजरीवाल वैसे भी समर्थन मांग रहे हैं, उन्हें डीएमके का समर्थन मिल गया, तमिलनाडु का ममता बनर्जी का समर्थन मिल गया है। अब जब जिस अध्यादेश पर चर्चा होगी संसद में तो सोचो हंगामा होना निश्चित है। लेकिन फिलहाल तो अध्यादेश लागू है, तो कोई भी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, प्रश्न अब ये है। अध्यादेश का मतलब थोड़ा कि हमने हमारी मर्जी दे दे, कोई तुम्हारा फंडामेंटल राइट कब करने के लिए हम अध्यादेश ले आए, ऐसे मामलों में अध्यादेश नहीं आएगा। अध्यादेश उसी मामले में आ सकता है जो संसद को विधि बनाने का अधिकार है जिन मामलों पे। लेकिन कोई भी अध्यादेश है उसकी एक अवधि है, अवधि का मतलब है पीरियड है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा चिरकाल के लिए हो गया। उस अध्यादेश को समय है, समय क्या है उसका, अधिकतम समय कब तक कोई अध्यादेश जारी रह सकता है। सर 6 मंथ अधिकतम। 6 मंथ कहाँ लिखा है वहां? सर संसद की स्वीकृति के सर संसद की स्वीकृति के साथ 6 महीने, सर संसद की स्वीकृति के बिना सर दूसरी बैठक के 6 हफ्ते। देखो हाँ, इसमें ये है, इसमें ऐसा लिखा है 6 सप्ताह। कौन सा 6 सप्ताह? जब संसद दोबारा से बैठती है ना, मतलब हाउस तो नहीं था, अब संसद जब बैठा है, पार्लियामेंट जब सेशन में आया, पार्लियामेंट की मीटिंग स्टार्ट हुई जैसे आज से, तो आज के 6 हफ्ते के भीतर 6 हफ्ते का लगभग समय होता है 1.5 महीना। 6 हफ्ते कितना होता है? 1.5 महीना। तो हम ये अगर बोले कि संसद मान लो ऐसा हो, कल क्या तारीख थी? 31 मई है, सॉरी मेरा दिमाग देखो क्या चल रहा है, 4 जून ना, मान लो 31 मई को महीना खत्म, 31 मई को महीना खत्म हुआ, 1 तारीख को हमें जरूरत पड़ गई अध्यादेश की, 31 को महीना भी खत्म हुआ, संसद का सत्र भी खत्म हुआ, संसद तो सत्रावसान हो गया और हमें तुरंत कानून की जरूरत पड़ रही है। तो संसद का दूसरा सत्र कब होगा आपको पता है? अभी आप जब संसद पढ़ेंगे, संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब आज जो बैठक खत्म हो रही है और अगली जो बैठक शुरू होगी, आज की आखिरी तारीख और अगली बैठक की पहली तारीख के बीच में 6 महीने से अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने। तो अध्यादेश की उम्र क्या होगी? जैसे कल मान लो सत्र खत्म हुआ, आज अध्यादेश आ गया, अगले ही दिन आ गया, तो ये अधिकतम डिले कब हो सकता है? सत्र 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना ही बुलाना है, संवैधानिक बाध्यता है। 6 माह तो ये हो गए, और जैसी वो बैठक शुरू होगी इस तारीख को, इस तारीख से लेके अगले 6 हफ्ते तक आपको उसके ऊपर चर्चा करके उसको पास कराना है। यानी क्या हो गया? 6 महीने प्लस मैक्सिमम डिले बता रहा हूं मैं, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना, 6 महीने प्लस 1.5 महीना 7.5 महीना।
अधिकतम, अधिकतम। हालांकि राष्ट्रपति चाहे उसे कभी भी पहले वापस ले सकते हैं, और वो चाहे तो कभी भी पहले, मान लो सदन की बैठक जरूरत हो ना 6 महीने डिले हो रही है, साल में वैसे भी 3 सत्र होते हैं अमूमन, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, 3 तो होते हैं ना साल में, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो उसको पारित कराया जा सकता है। अभी गर्मियां चल रही हैं, जुलाई के महीने में मॉनसून सत्र शुरू होगा, तो मोदी सरकार रखेगी इसको, जो ऑर्डिनेंस लाई है, तब देखेंगे क्या हंगामा होगा इसके ऊपर, जो भी होगा। तो आप समझ रहे हैं, ये विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल होना चाहिए, इसको एक ऐसा सिस्टम नहीं बना देना चाहिए, इसको ना मतलब एक प्रेसिडेंट नहीं बना देना चाहिए कि आप अध्यादेश लाके चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि अध्यादेश के ऊपर फिर आप समझ रहे हैं हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसको थोड़ा सा माना जाएगा कि सरकार थोड़ा सा डिक्टेटर रूप में काम कर रही है। हालांकि सरकार कर सकती है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं है, कोई इलीगल काम तो नहीं है, बट फिर भी अच्छा माना जाता है डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के बाद। और यहाँ पर भी डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग तो होना ही है, प्रस्तुत तो होना है उसमें, पर डिले हो जाता है ना। 3 तलाक का जब मामला आया था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो उस टाइम कोई कानून ही नहीं था देश में, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया, पार्लियामेंट लॉ बना नहीं पाई थी उस टाइम तक, तो ऑर्डिनेंस लाई। तो ऑर्डिनेंस की पावर सेम वही होती है जो किसी ऑर्डिनरी लॉ की होती है। तो इसमें, और वो करते हैं 213 में, अनुच्छेद 213। हो गई बात क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो मैंने आपको ये बोला था कि पढ़ लेना है, आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दूसरी बात है बच्चे उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो अब टाइम गया इनका उपराष्ट्रपति का, कुछ अंतर नहीं है उपराष्ट्रपति में, बस कुछ बातें ध्यान रख लो। अंतर कहाँ है? राष्ट्रपति पढ़ लिया ना ढंग से, उपराष्ट्रपति अपने आप हो गया। अंतर क्या है? अनुच्छेद 63 में इनका उल्लेख। किसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में? अनुच्छेद 64 बोलता है जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, whosoever is the vice president of India is the ex officio chairman of राज्यसभा। याद रहेगी बात? हाँ भाई, समझ में आया कुछ बात? जो व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति होता है ना, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति हो जाता है। इसे कल एक्सप्लेन करेंगे। कौन है इस टाइम उपराष्ट्रपति? है प्रतिभा पाटिल, सर जगदीप धनखड़। जगदीप। और अभी कौन से नंबर के हैं? वो 14 नंबर के हैं। और जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। अरे भाई, जो उपराष्ट्रपति, फिर आप पढ़ेंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है ना, डेथ हो गई, इम्पीच हो गया, है ना, रिमूवल हो, इस्तीफा दे दिया, इन सब कारणों से तो कौन संभालेगा उनका पद? उपराष्ट्रपति। ऐसे समय पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं संभालेंगे। जब वो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, अधिकतम 6 माह तक कर सकते हैं वो, और उन्हें वेतन, भत्ते, सुविधाएं सब वो मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती है। उनके द्वारा लिए गए सारे फैसले उसी प्रकार से मान्य होंगे और उसी प्रकार की उनकी स्टेटस होगी जो राष्ट्रपति के फैसलों की होती है। बात समझ में आ रही है? ये हमें ये पद कहां से आया भाई? यूएसए से। कहां से आया है? यूएसए। रही बात इनके इलेक्शन की, तो इनका इलेक्शन तो पढ़ने के लिए वो आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने राष्ट्रपति का पढ़ लिया। इनका इलेक्शन भी वैसे ही होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय, एकल हस्तांतरणीय विधि, अप्रत्यक्ष मतदान, गोपनीय, सीक्रेट बैलेट से। दूसरी बात, इनका निर्वाचक मंडल अलग होता है। इनका निर्वाचक मंडल में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। इनके निर्वाचक मंडल में केवल संसद की भूमिका है। यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद पार्टिसिपेट करती है। मैंने संसद बोला,
संसद का मतलब चाहे तो वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारे मेंबर, सारे इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति में इलेक्टेड पे फोकस कर रहे थे ना, यहाँ पे कोई मतलब। समझ में आ रही है बात? 69 में इनकी शपथ देखेंगे आप, ये शपथ लेते हैं सब, तो वो सब चीजें हम देख लेंगे कल। ही तो बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि जब राष्ट्रपति पढ़ लेते उपराष्ट्रपति को बहुत लेंथी नहीं रहता। फिर हम कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएंगे, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। बच्चे बात समझ में आ रही है? कल तो आप लोग उपराष्ट्रपति पढ़ के आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ भी देख के आएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल का। और कल आपको हम एक वीडियो भेजेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, तो आप उसको पूरा पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को, ठीक है? यानी कल और परसों तक हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पूरा कर ले। इस सप्ताह तक हमें संघ यानी कार्यपालिका कंप्लीट कर ले, फिर अटॉर्नी जनरल, सीएजी, इनको सबको एक साथ पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? पैरेलली आप राज्य भी पढ़ लें तो आपका भाग 6 भी होता जाएगा। मैं जो बातें भाग 5 में बता रहा हूं उनको भाग 6 में ढूंढिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अब कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।